स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन, आभार आप सभी का। प्यारे बच्चों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आपका आज की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों, आप सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है। और आप लोगों को आज की क्लास आप जब पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा ये दावा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा वो आप उसे 100% सॉल्व करके आ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और आज की क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूं, आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्रोवाइड कर देता हूं टिग्नोमेट्री की। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे आज के चैप्टर को जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो टिग्नोमेट्री हमारी वो बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। टिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे ही हम इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं, कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जहां एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक ड्रॉ किया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये साइड इस साइड पर बिल्कुल वर्टिकली खड़ी हुई है, 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलरली मैंने ड्रॉ किया है इसको। तो ये साइड इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का एंगल इस ट्राइंगल में होने की वजह से ये ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। आप ध्यान रखेंगे, ये याद रखने वाली बात है। मैंने इसको ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया। याद रखिएगा आप सभी। सपोज मैंने इस एंगल को भी एक नाम दिया जिसका नाम है थीटा। अब आपने ये बात रिमाइंड रखनी है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो ये है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऐसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। तो ये ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस हो गई। और अब बात आती है बाकी की रिमेनिंग 2 साइड्स की। तो रिमेनिंग 2 साइड्स में हमारी आती है एक परपेंडिकुलर, एक आती है बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर ही रहेगी हमेशा या कौन सी साइड हमेशा ही बेस रहेगी। ये डिपेंड करती है किस बात पर? इस एंगल पर। ये एंगल डिसाइड करेगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इस एंगल के जस्ट सामने, इस एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो रिमेनिंग साइड बचेगी आपकी, फिर वो आपकी हो जाएगी बेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करने के लिए हम इस एंगल का यूज करेंगे। ये एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो बची हुई थर्ड साइड है वो ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगी। सपोज करिए कि अपन को ये एंगल लेके चलना है। अगर आप इस एंगल को लेके चलते हैं तो इसके जस्ट सामने ये भी परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी फिर, है ना। अगर आप इस एंगल को लेके चलते हैं तो इसके सामने जो साइड होगी ये आपकी कौन हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूस, ये तो फिक्स रहेगी रहेगी। बाकी का जो थर्ड साइड बचेगी वो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और बेस कोई फिक्स साइड नहीं होती है। परपेंडिकुलर और बेस को डिटरमाइन करने के लिए हमने यूज करना होता है एंगल का। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? आपकी बेस हो जाती है। एक बहुत
नॉर्मल सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब ये आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये वहां आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए ये मैंने बात आपको पहले से ही क्लियर कर दी है। इसके अलावा आप यूज करेंगे यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सबको मैंने लास्ट अपनी क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में बताया हुआ है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा, एक है हमारा कॉस थीटा, एक है हमारा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कोसेक थीटा। अब साइन थीटा कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, कोसेक को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मीन्स टू से अगर आप पहले वाले रेशियो को लेके चलेंगे तो ये आपका डिटरमाइन कर देगा साइन थीटा को। अगर आप सेकंड को लेके चलेंगे ये आपको डिटरमाइन कर देगा आपके कॉस थीटा को, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस को, एंड जो थर्ड वन है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा टेन थीटा को। सिमिलरली अगर आप इसे रेसिप्रोकल वे में पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉट थीटा को। अगर आप इसको अपोजिट पढ़ते हैं एच अपॉन बी यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेक थीटा को, एंड लास्ट वन ये रिप्रेजेंट करेगा कोसेक थीटा को। तो मैं लिख देता हूं जल्दी से, साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड द लास्ट वन इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बड़ी छोटी छोटी सी बात थी जो आपको इस चैप्टर में यूज करनी होंगी। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको यूज करनी पड़ सकती है कहीं पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई आप सबको? आई थिंक आपके सारे डाउट्स यहां तक क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं, आगे की बात बढ़ते हैं। आगे की बात में यहां से हमारा स्टार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन के बेस पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बेस पर। या पॉसिबल हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज होती है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और जो डिप्रेशन है ये हमारी आईज पर बनने वाला है या आईज से बनने वाला है, यानी आंखों पर, या तो आंखों पर बनेगा या आंखों से बनेगा। अब कैसे होगा आप मेरी बात समझिए, बस आपको दो सिंपल सी छोटी सी बात याद रखनी है। अगर आप अपनी आईज की इस ऑरिजेंटल लाइन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपनी इस आईज की इमेजिनरी ऑरिजेंटल लाइन से ऊपर प्लेस्ड किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर से समझें, अपनी आईज की ऑरिजेंटल लाइन, इमेजिनरी लाइन होगी, एक्चुअल में तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इमेजिनरी लाइन से ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपकी आईज पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है। वहीं सेकंड थिंग, अगर आप अपनी आईज की ऑरिजेंटल लाइन से बिलो यानी नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपकी आईज पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। मैं आपको फिगर से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आइए देखिएगा। सपोज करिएगा ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये कोई हमारा एक टावर मान लीजिए,
ये हमारा कोई एक टावर है, और आप सोचिए, समझिए, थोड़ा सा एज्यूम करिएगा कि आप इस जगह पर हैं और मैंने यहां पर आपकी आईज को ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए ये आपकी आईज है, और आपकी आईज से मैंने एक इमेजिनरी लाइन को, इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर से समझिएगा, मैंने आपकी आईज से हॉरिजॉन्टल साइड पर एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब आप समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आप यहां पर टावर कह सकते हैं, कोई भी चीज, मान लीजिए टावर है या फ्लैग पोल है, आपकी आईज जब इस फ्लैग पोल को या इस टावर को देखेगी तो आप देखें, आपकी आईज को ऊपर की तरफ देखना होगा, ऊपर की तरफ, अबव साइड में, अप साइड में। जब आपकी आईज इसको देखेगी तो ऊपर की तरफ जब वो विजिबल करेगी, तो आप समझिएगा कि इस तरीके से आपकी आईज पर इस पोल का या टावर, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, इसके टॉप पॉइंट का एक एंगल बनेगा। यहां पर ये जो एंगल होगा, मान लीजिए जैसे मैंने इसे थीटा कह दिया, यही एंगल आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से समझिए मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली जब ही सॉल्व कर पाएंगे जब आप उसका एक एक्यूरेट, बिल्कुल क्लियर, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट आप उसका फिगर बना पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन मक्खन हो जाएगा, चुटकियों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आप फिगर नहीं बना पाते हैं, मतलब आप समझिए आप परेशानी में पड़ जाएंगे और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो मेन चीज है इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की, कि यहाँ आपको एक करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट फिगर बनाना है। फिर से समझेंगे हम सभी। अगर हमारी आईज अपनी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन से एबव साइड में किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, तो उस ऑब्जेक्ट का आईज पर जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अच्छा, अब यहां कुछ बातें मैं आपको और बताऊं, क्या है? इसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल साइड, हॉरिजॉन्टल साइड। और इसको, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैं यहां इसको कह सकता हूं साइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये बात क्लियर होगी आप सबको? चलिए, तो इस तरह से बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप देखिएगा, समझिएगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। मान लीजिए कि क्या कहूं, ऐसे कह देते हैं, मान लीजिए यहां एक ऑब्जेक्ट है और आप किसी पोल पर या किसी वॉल पर, आप समझ लीजिए अपने आप को, जैसे मान लीजिए कि आप, ये कोई एक मैंने पोल बना दिया, इस पोल पर आप यहां पर हैं, इस जगह पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब आप यहां पर खड़े हैं, मतलब मैं यहां आपकी क्या कर दूं, आईज बना देता हूं। चलो, मैंने आपकी आईज बना दी यहां पर, ठीक है साहब, ये आपकी आईज हो गई। और आप चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को देखना। आप इस जगह पर हैं और ऑब्जेक्ट आपका यहां है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी आईज को क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ बेंड करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। अब आप ऐसे करके, तो अगर आप देखना चाहोगे तो आपको सामने का ऑब्जेक्ट दिखेगा ना भाई। इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो इसके लिए तो आपको अपनी आईज को ब्लिंक करना पड़ेगा, मींस टू से बेंड करना पड़ेगा आई साइड को अपनी को, तभी आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। अदरवाइज अगर आप सामने देखते रहोगे तो सामने देखने पर ये वाला ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखने वाला। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर सी बात है, आप सब लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो इसके लिए जब आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे, तो मैंने कहा था यहां दो मेन चीजें होती हैं। एक होती है साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक होता है हॉरिजॉन्टल साइड। दोनों ही आपने बनानी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह से, ये मैंने बना दिया, ये तो आपका हो गया
ऑरिजेंटल साइड, ऐसे मैं कह देता हूं ऑरिजेंटल साइड, ऑरिजेंटल साइड। और क्योंकि मुझे ये ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट साइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो साइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये आपकी साइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। और इमेजनरी मैंने इस लाइन को इससे इस फुट से इसको ड्रॉ कर दिया। तो अब आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आईज का इस साइड के साथ, ऑब्जेक्ट की साइड के साथ यहां एक एंगल बनेगा। आप ऊपर से नीचे देख रहे थे, जब आप ऊपर से नीचे देख रहे थे तो ऑरिजेंटल साइड और साइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे मैं कह दूं साइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑरिजेंटल साइड के बीच में एक एंगल बनेगा। ये एंगल क्या होगा, मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। समझ आ गई बात मेरी आपको क्लियर? लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स यानी कि सवालों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जो एंगल ये है, जो एंगल ये है, वही एंगल ये भी हो जाएगा, वही एंगल ये भी। अब सर ऐसा क्यों होगा, कैसे हो जाएगा ये वाला एंगल? तो मैंने 9th क्लास में आप लोगों को ये बात पढ़ाई हुई है कि मानिए एक पैरेलल लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और सपोज करिए ये थर्ड लाइन कौन है, एज अ ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रही है। तो जब ट्रांसवर्सल की तरह ये लाइन वर्क कर रही है तो इन दोनों ही पैरेलल लाइनों में जब ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। इसकी साइड और इसकी साइड एक दूसरे के अल्टरनेट हैं और दोनों ही अंदर की तरफ एंगल बने हैं, इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो बातें ध्यान रखेंगे आप, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तब जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई आप सब? अगर यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए यहाँ तक क्लियर, ऑल डाउट क्लियर? चलिए तो फिर अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? वीडियो में मेरे तक लास्ट तक बने रहिए, मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे इजी हो जाएंगे कि आप आसानी से एग्जाम पेपर में करके आ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज में हमारे पास, हाँ एक बात और, इस एक्सरसाइज में आपको दो टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगी, दो टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। अब वो दो टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं ये बात समझिए। तो वो टू टाइप के क्वेश्चन ये हैं कि एक क्वेश्चन वो होंगे जिनमें केवल एक ट्राइंगल बनेगा, एक क्वेश्चन वो होंगे जहां पर दो ट्राइंगल बनेंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स आप लोग यहाँ जो सॉल्व करोगे वो कौन सी होंगे? एक होगा आपका वन एंगल, हाँ वन एंगल कर लो, वन एंगल कह दो, वन एंगल, या ट्राइंगल भी यहाँ कह सकते हो आप, ट्राइंगल भी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। बेस्ड क्वेश्चंस, बेस्ड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स एक ही बात है। और एक होंगे आपके टू एंगल या ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस यानी प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं आपको वन एंगल बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद फिर हम टू एंगल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में कवर हो पाते हैं सारे क्वेश्चन तो इस वीडियो में, अदरवाइज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर, तो वहां हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, मैं आपके साथ हूं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊं और वो एग्जाम में आ जाए। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।
सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से रीड करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैं फिर से आपको एक बात कह रहा हूं, अगर आपका फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बनता है आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगर फिगर आप नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले केयरफुली रीड करिएगा क्वेश्चन को। जब आप रीड कर लेंगे फिर हम फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। ध्यान से समझिएगा, एक पोल है, पोल मतलब आप कह सकते हो कोई खंबा टाइप का है, और वो ग्राउंड लेवल पर वर्टिकली खड़ा हुआ है। स्टैंड माने खड़ा हुआ है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले आपको एक ग्राउंड लेवल बनाना होगा और उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली वर्टिकली एक पोल बनाना है। तो बनाइए। सबसे पहले मैंने बना दिया, ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। ओके, चलिए ये हो गया ग्राउंड लेवल। मैं इसको कह देता हूं ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमें बनाना है एक वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल मींस एक खंबा टाइप का बनाना है। तो इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर, क्योंकि वर्टिकल बोला है उसने, वर्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये मैंने एक वर्टिकली पोल बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया पोल। ये पोल हो गया, ठीक है। चलिए, हमने ग्राउंड लेवल बना लिया, हमने पोल बना लिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। देखो ये कौन है, पोल, ये फुट हो गया उसका, फुट मतलब नीचे वाला हिस्सा, और ये इसे हम कहते हैं टॉप। ऊपर वाले हिस्से को टॉप, नीचे वाले हिस्से को फुट कहते हैं, ठीक है। तो सम्स में क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी पोल से 25 मीटर की डिस्टेंस पर, मान लीजिए ये पूरा मैंने 25 मान लिया, 25 मीटर की डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, मैंने नाम दे दिया इसको, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का इस पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। कितने का है, 60 डिग्री। समझिए फिर से ध्यान से, ये ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट है 25 मीटर की डिस्टेंस पर, कहां से, उसके बॉटम से, और ये उसका टॉप है। टॉप का इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर देखने पर, है ना, नीचे से जब ऊपर देखेंगे, इस टॉप को देखेंगे, तभी तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट आपको बतानी है। बड़ा सिंपल है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इस पोल की हाइट कितनी है, h है। कितनी है, h। इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दीजिए, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है। थोड़ा सा इस जो फिगर आपने बनाया है इस फिगर के बारे में लिख दें। तो सपोज BC is a pole of height h। क्योंकि ये आपने लेट किया ना, तो आप से कर सकते हो, मान लिया आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। हाइट h है ना। अब यही h आपने फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना है बात। अभी मैंने पीछे आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने विशेष ध्यान से समझने हैं। देखो होगा क्या, इन सब इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ट्राइंगल के अंदर हम किन्हीं 2 साइड्स की बात करेंगे, कोई सी भी 2 साइड्स हो सकती है वो। अब उन 2 साइड्स में से क्या होगा, 1 साइड आपको मालूम होगी और सेकंड साइड आपने फाइंड करनी होगी। फिर से समझो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली 2 साइड्स पर हम बात करेंगे। 1 साइड आपको मालूम होगी, क्वेश्चन में दी होगी, और सेकंड वाली साइड आपने फाइंड करनी होगी। वही हम यहाँ समझते हैं। हमारे पास एक साइड ये है 25 मीटर, एक साइड हमारी ये है, और एक साइड हमारी ये भी है। हम ऐसी साइड को लेके चलेंगे जो हमें दी गई है, और फिर उसको लेके चलेंगे जो अपन को निकालनी है। एक साइड वो लेके चलनी है आपको जो आपको गिवन है, एक साइड वो लेके चलनी है जो आपने निकालनी है। तो देखो ये साइड आपने निकालनी है, ये साइड आपको दी है। लेने के लिए तो भाई ऐसा था कि मैं इसको भी ले सकता था, बट ये मुझे गिवन नहीं है, मैं क्वेश्चन में फंस जाऊंगा। इसीलिए मैं वो लेके चलूंगा जो अपन को गिवन है, और एक वो लेके चलेंगे जो अपन को फाइंड करनी है।
तो देखो ये अपन को फाइंड करनी है, ये अपन को दे रखी है, ये कौन है, इसे हम क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि इस वाले एंगल की बात हो रही है ना, मैंने अभी आपको बताया था इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके जस्ट सामने ये कौन होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेस। बोले सर थर्ड क्यों, ये वाली भी तो है। मैंने आपको क्या बताया था, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो सबसे बड़ी साइड अपने आप ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस होती है। तो भाई उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बड़े आदमी से पंगा नहीं लेना है। तो इससे तो अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखो मैंने अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में मैंने बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन, टेन का लगाना है फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला लगाइएगा। तो लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा। अब थीटा कितना है आपका, थीटा है चलो ऐसे लिख लो पहले, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन बेस, बेस कौन है आपका ए बी। अब समझो टेन थीटा को आप रिप्लेस कर दो 60 से, बीसी, बीसी आपकी कौन है भाई, एच है, अपॉन ए बी आपको गिवन है कितनी 25। अब tan 60 की वैल्यू, ये मैंने आपको टेक्नोमेट्री में पढ़ाया है, टेक्नोमेट्री में आपको ये याद रखनी होगी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो tan 60 के प्लेस पे हम लिख देंगे √3, ये h अपॉन 25, इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 25 √3 इक्वल टू h, यानी h इज इक्वल टू आपका आ गया 25√3। आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, आप चाहो तो √3 की एक वैल्यू होती है 1.732, आप उसे पुट कर दोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और चाहो तो आप इसे यहां तक भी रिलीज कर सकते हो। ठीक है भाई, है ना। तो ये आ गया आपका आंसर, मीटर। क्लियर, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बोलो बात समझ आती है ना। मैंने कहा था आपसे मेन है फिगर, आप फिगर बना लेंगे, फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ध्यान से समझिएगा। ए काइट इज फ्लाइंग टू ए थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the ground, find the height of the kite from the ground assuming that there is no slack in the thread। अब देखो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस का यूज क्या करना है भाई, आप सोचो, आप सब लोग, आपने भी उड़ाई होगी पतंग, है ना, अभी भी उड़ाते होंगे। जब भी हम काइट को यानी पतंग को उड़ाते हैं तो उसका जो धागा होता है यानी उसका जो थ्रेड होता है वो कैसे चलता है, उस थ्रेड कुछ इस तरह से होता है। क्या आपने कभी देखा कि थ्रेड बिल्कुल ऐसे हो, नॉट पॉसिबल, ऐसे तो हो नहीं सकता। जो थ्रेड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, समझ आ रही है बात। हाँ, ये बात अलग है कि जो काइट आपकी उड़ रही है उसकी ग्राउंड लेवल से तो कुछ ना कुछ हाइट होगी, बट बात अगर थ्रेड की करें तो थ्रेड इस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले इसका फिगर। तो पहले अपन बनाते हैं ग्राउंड लेवल। क्या बनाते हैं, तो ग्राउंड लेवल बनाते हैं। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, मैंने ये बना दिया आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, ओके, चलो अब इस ग्राउंड लेवल से मान लो एक कोई काइट है, ये ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट है, और इस हाइट पर मान लीजिए ये कोई एक काइट आप उड़ा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। तो इस काइट का, इस पतंग का जो थ्रेड होगा, जो धागा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरह से होगा। बोले सर धागा तो ऐसे करके होता है, ऐसे चलता है धागा, तो धागा बिल्कुल सीधा हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं मानता हूं इस चीज को कि धागा ऐसे नहीं हो सकता, बट क्वेश्चन में ये बात स्ट्रिक्टली बोल रखी है, आपने ये मानना है assuming that there is no slack in the thread, मतलब आपको ऐसे मान के चलना है कि वो जो धागा है उस धागे में कोई भी लहर नहीं है।
कोई भी लटक नहीं है, यानी धागा बिल्कुल सीधा है। ये आपको मान के चलना है, क्वेश्चन में आपको बोला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई, ये हो गया आपका थ्रेड, और ये ग्राउंड लेवल से इस काइट की हो गई हाइट। और क्योंकि ये हाइट ही पूछी है आपसे, हाँ हाइट ही पूछी है, तो मान लीजिए ये हाइट कितनी है, h है। कितनी है, h। एक बात। दूसरी बात, हाँ, एक काइट इज फ्लाइंग टू ए थ्रेड, एक थ्रेड से, एक धागे से एक उड़ाई जा रही है, और उस धागे की लंबाई कितनी है, 165। और थ्रेड कहाँ पे है, थ्रेड तो ये है थ्रेड। तो इस थ्रेड की 165 मीटर ये क्या है, हाइट है, सॉरी लेंथ है, हाँ? धागा जो है वो 165 मीटर लॉन्ग है। ठीक, ये धागा हो गया, ये आपकी पतंग की हाइट हो गई, ये पतंग रानी हो गई। चलो इनकी नेमिंग कर दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। अब देखो मेरे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करो, मैंने क्या कहा था, आप ट्राइंगल के अंदर, हाँ एक चीज और, एंगल तो बनाया ही नहीं अपन ने। एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री। यहां पर एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। ठीक है, यानी जो थ्रेड है वो ग्राउंड लेवल के संग बना रहा है भाई, ये थ्रेड ग्राउंड लेवल के साथ, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थ्रेड ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, चलो अब सारी बातें हो गई। मेरा कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने क्या कहा था, आप दो साइड लेके चलेंगे, टू साइड आप लेके चलेंगे। कौन कौन से टू साइड, एक साइड वो आप लेके चलेंगे जो आपने फाइंड करनी है ना। सेकंड वो लेके चलेंगे जो आपको दे रखी है। तो देखो फाइंड क्या करनी है, फाइंड तो आपको ये करनी है, हाइट फाइंड करनी है। सेकंड साइड कौन सी लोगे, जो आपको गिवन। अब आपके पास सेकंड साइड में दो ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है। ये आपको दी नहीं है, ये आपको दे रखी है। मैंने कहा था एक साइड वो लेना जो आपको दी है, और एक वो लेना जो आपने निकालनी है। तो थर्ड वाली साइड, अब इस वाले में साइड का काम तमाम, ये आपको नहीं लेनी है। आप लेंगे कौन सी, एक ये साइड लेंगे, एक ये साइड लेंगे, यानी परपेंडिकुलर लेके चलना है, और ये हाइपोटेन्यूस। हाँ भाई राजा बाबू, ये तो राजा बाबू बड़ा बड़े आदमी से तो चलो बना के रखो भाई। तो लिखो, सपोज द हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट, तो राइमिंग पैटर्न बन गया भाई। द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल बी स्मॉल एच, मीटर ले लेना है, स्मॉल एच मीटर है ना, मीटर हम बाद में जब यूनिट लिखेंगे, चलो लिख दो यार कोई बात नहीं, मीटर। ठीक है, अब करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में देखोगे ये परपेंडिकुलर और ये कौन है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वही याद करो, रिकॉल करो भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हाँ हिंदुस्तान हरा भरा, हाँ। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, पहले वाला P अपॉन एच, P अपॉन एच कौन होता है, ये होता है साइन थीटा। कौन होता है, साइन। लगाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि AC। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 30 इक्वल टू BC यानी कि H अपॉन अपॉन ये 165। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2, H अपॉन 165। अब इस 165 जो डिवाइड में है उसको इस साइड ले आओ, तो H इज इक्वल टू ये हो जाएगा 165/2, ये साइड आ जाएगा ना, तो 165/2। 2 का इसमें डिवाइड दे दो भाई, 2 का 16 में, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, हाँ पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। H इज इक्वल टू 82.5 मीटर, यानी आपकी जो काइट है वो ग्राउंड लेवल से 82.5 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ठीक, यहाँ तक समझ आ रही है बात, मक्खन होगी बात, क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या हो रहा है भाई? चलो 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 चलो, ठीक, ऑलराइट, ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस टू द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall। मैंने कहा था ना कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस का यूज, अब देखो कॉमन सेंस यहाँ पर कहाँ यूज होगा। एक लैडर है, लैडर माने सीढ़ी, सिड्डी, गांव में चढ़ते हैं ना सिड्डी रख के। अब मुझे आप बताओ, जो सिड्डी होती है, जब सिड्डी को हमें रखना होता है ना, तो जमीन पे ऐसे करके बिछाएंगे नहीं। हाँ, वो एक बात अलग है कि अगर उसका कोई यूज नहीं है तो आप जमीन पे बिछा देते हो उसको जगह बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको सीढ़ी पर चढ़ना है, सीढ़ी क्यों लगाते हैं? सीढ़ी सीधे लगाते हैं ताकि हम किसी हाइट वाले जगह पर चढ़ सकें। तो जब आप सीढ़ी लगाओगे तो वो सीढ़ी कैसे लगाओगे? बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी सीढ़ी पर चढ़ पाओगे नहीं ना। तो आप ऐसे लगाएंगे उसको, कैसे लगाएंगे? ऐसे। तो ये सीढ़ी जो लगाई जा रही है वो कहाँ लगाई जा रही है? टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। वर्टिकल मतलब सीधी, है ना, और वॉल माने दीवार। एक वर्टिकल वॉल है कोई, ये कौन है? वर्टिकल वॉल। चलो पहले वर्टिकल वॉल बनाते हैं भाई। तो वर्टिकल वॉल, हाँ वॉल मतलब दीवार, दीवार बनाते हैं। तो मान लीजिए साहब, ये मैंने बना दी आपकी वॉल। लो साहब, ये वॉल बन गई आपकी, है ना। लो जी, ये वॉल हो गई, ठीक। अब आपने एक सीढ़ी बनानी है। क्या बनानी है? सीढ़ी। चलो जी सीढ़ी बनाते हैं फिर। ये तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सीढ़ी जो बनेगी वो कैसे बनेगी। सीढ़ी बनेगी कुछ इस तरीके से। लो जी, ये बन गई आपकी सीढ़ी, ठीक है। लो जी, ये बन गई सीढ़ी। अब इस सीढ़ी को हमने क्या किया? एक ग्राउंड लेवल से मिला दिया। कुछ इस तरह से, ठीक है भाई, कुछ ऐसे करके ये मिला दिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है, लिख दो, ये आपकी है लैडर और ये है आपकी वॉल, है ना। क्या है? वॉल। जो लैडर है वो 15 मीटर लॉन्ग है, यानी आपकी सीढ़ी 15 मीटर लंबी है, ठीक है। ये पूरा है भाई, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी जो वॉल है, इस वॉल की आपने हाइट बतानी है। तो ये वॉल मैंने h मान ली, h मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब समझो, आपको अब तो समझ में आ जानी चाहिए बात। ये a है, ये b है, और ये थिकनेस नहीं लेनी है ना। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बना दिया भाई, है ना। ये है ट्राइंगल आपने लेना है। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बना दिया। ऐसा मत करना आपका बोले सर ये वाली हाइट और ये इसका क्या होगा ना। बस आप केवल ट्राइंगल को समझो, बस मैंने ये तो आपको समझाने के लिए बनाया है ना। एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल कुछ ये होगा, है ना। आप समझ लो, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी हैं। बेसिकली जो है रियलिटी, वो रियलिटी तो ये है फिगर कुछ इस तरह से, है ना। तो समझाने के लिए बनाया बस। तो अब अपन इस ट्राइंगल में देखेंगे, तो ये है आपका
ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब देखो ये आपकी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में भी आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा। लगाइए फटाफट से। फिगर भाई करेक्ट बनाना है ना, फिगर सही बना लोगे सम सॉल्व हो जाएगा, फिगर गलत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। देखेंगे सपोज द हाइट ऑफ वॉल बी स्मॉल h मीटर, ठीक है जी, ओके गुड। देन इन ट्राइंगल, अरे भाई एंगल बनाना भूल जाते हैं, एंगल भी तो है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल है। इन ट्राइंगल ए बी और सी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। साइन थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री, बी सी जो आपने एच माना है, अपॉन ये नहीं, ये लेटर की हाइट आपने दी है 15। साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू एच ओवर 15। ये 15 डिवाइड का इनटू में ले आओ, तो h इज इक्वल टू ये हो गया 15√3 अपॉन 2 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपकी जो वॉल है उसकी हाइट 15√3 अपॉन 2 है। और अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, मैं पुट कर दूं, हाँ √3 की वैल्यू आप पुट करोगे तो आंसर आपको डेसिमल में मिल जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, 15 √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2 करो, 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 3 जा 45 और 3 48, 4 कैरी, 15 7 जा 105 और 4 109, 10 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 10 25 अपॉन 2। अब 2 का डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और ये 0 मीटर। इस तरह से अगर आप √3 की वैल्यू लगा दोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये कुछ वैल्यू आपने याद भी रखनी है, ज़्यादा नहीं, आपके लेवल में बस आप ये 2 वैल्यू याद रखिएगा। √3 इज इक्वल टू 1.732 होता है और √2 इज इक्वल टू 1.414 होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है इसकी वैल्यू के √3 की वैल्यू सब इतनी है और √2 की वैल्यू इतनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दे। कभी कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दी जाए और आपसे बिल्कुल प्रूफ करवाए या एक्चुअल आंसर निकलवाए, तो वहां पर आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट 10√3 मीटर लॉन्ग, यहां शैडो भी आएगा, हाँ, इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट 10√3 मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अच्छा चलो देखो ध्यान से समझो, यहां भी सेंस ऑफ ह्यूमर का थोड़ा सा ही होता है। क्या आप सब जानते हो शैडो मतलब होता है छाया। अब आप जब कभी धूप में खड़े होते हो या जहां लाइट होती है वहां खड़े होते हो, जब आप खड़े हो तो आप देखते होगे कि आपकी जो हाइट है उसकी जो शेडो बनती है यानी जो छाया बनती है वो कहाँ बनती है, वो जमीन पर बनती है। कहाँ पर बनती है, यानी ग्राउंड पर। आप अपनी कभी भी शेडो देखोगे तो आपको हमेशा ग्राउंड पे ही दिखेगी। ऐसा नहीं कि कभी आपने जो है क्या नाम है अपनी ही छाया को खड़ा हुआ देख लिया हो, ऐसा नहीं होता भाई, है ना, हमेशा ग्राउंड पे ही बनती है। ठीक, तो यहाँ भी यही होगा, जो टावर है उसकी जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, ग्राउंड पे बनेगी। तो सबसे पहले अपन एक टावर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ये हमारा एक टावर है, ठीक है, ये मैंने एक टावर बना लिया, इस टावर को नाम दे दिया P और इसको दे दिया Q। अब इस टावर की जो शेडो होगी, इसकी जो छाया होगी, वो छाया ग्राउंड पे बनेगी, जमीन पे बनेगी। चाहे इस साइड बना लो चाहे इस साइड बना लो, मान लो इस साइड बना लेते हैं। तो इसकी जो छाया है
इसकी जो शेडो है वो मैंने इस तरह से बना दी, और ये जो शेडो है वो कितनी लंबी है भाई, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर लॉन्ग है ये शेडो। ठीक, अब सन से बनाना है, सन से, इसका मतलब यहां पर सन महाराज होंगे साहब, ये आ गए आपके सन महाराज। ठीक है ना, सन से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है कि कितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। उसके लिए क्या करें, साइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाइए, साइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी आपको। तो साइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। अभी तक आप देख रहे थे, अभी तक आप जो सम देख रहे थे उन सभी सम्स में आपसे परपेंडिकुलर पूछा जा रहा था, हाइट पूछी जा रही थी या बेस पूछा जा रहा था। यहाँ तो अब एंगल ही पूछ लिया साहब, एंगल नहीं दिया आपको, है ना, ध्यान से समझना इसको। तो क्या है, इफ ए टावर 30 मीटर, ये देखो जो टावर है ना, इस टावर की हाइट दे रखी है आपको 30 मीटर, उसकी जो शेडो है, शेडो दे रखी है आपको कितनी, 10√3 मीटर। अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, यानी थीटा बताना है। लेट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा लिख दो फिगर के बारे में, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। सपोज PQ is a tower of height 30 meter and QR is the shadow formed at ground। ठीक है, लगाओ, ट्राइंगल बन गया भाई। इन ट्राइंगल PQR, PQR ट्राइंगल में देखो वही कॉन्सेप्ट याद रखो। आपने क्या करना है, जो आपको नोन है, अब यहाँ तो दो साइड है ना, दोनों साइडों को लेके चलो, क्योंकि एंगल नहीं दिया। एंगल दिया होता है तो एक वो लेते हैं जो गिवन है, एक वो लेते हैं जो निकालनी है, लेकिन यहाँ दोनों ही लेनी पड़ेगी क्योंकि एंगल नहीं दिया है। एंगल ही फाइंड करना है आपको। तो ये कौन है परपेंडिकुलर, ये कौन है आपका बेस, क्योंकि यही एंगल तो डिसाइड करता है भाई। इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, थर्ड साइड ये होती है बेस। इसकी तो बात ही निराली है, आप जानते हो, मैंने कहा था ना, लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनियस, इससे नहीं छेड़ने का भाई। लगाओ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला, कौन सा, टेन थीटा। कौन सा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PQ अपॉन बेस, बेस यानी कि QR। टेन थीटा, यहां तो थीटा दिया नहीं है ना, तो यही सेम रहेगा भाई। PQ दिया आपको 30 और QR आपको दे रखा है 10√3। ठीक है, 10 से इसको काटेंगे 3 टाइम, और टेन थीटा इक्वल टू, बेटा आप लोग ये बात याद रखिएगा, मैं चाहूं तो डायरेक्ट इसे कट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हर एक वैल्यू को, हर एक डिजिट को उसके 2 टाइम अंडर रूट के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब यानी ये जो 3 है ना, इस 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, यानी 2 टाइम रूट अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। जब √3 से √3 कैंसिल हुआ तो ये बचेगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब क्योंकि आपने थीटा निकालना था, तो थीटा निकालने के लिए आप ये चेक करो कि 10 वाले सेक्शन में √3 वैल्यू, 10 वाले सेक्शन में √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। तो 10 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 10 से 10 हटा देंगे, काटना नहीं है, हटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ रही है बात, यहाँ तक समझ आ रही है। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला है, अक्सर मैंने देखा है, मैं कई बार देख चुका हूँ इसको एग्जाम पेपर में। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में मिलता है, MCQ में। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार, लगभग 10-12 बार तो मैंने देखा है भाई, है ना। अभी जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें लगभग 10-12 बार मैंने देखा है।
10 से 12 टाइम देखा है मैंने क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलता है, 101% मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अब आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, उसी के एवज में हम अगली क्लास जरूर लेके आएंगे। मैं अगली क्लास में जरूर आऊँगा और आपके लिए लेके आऊँगा और ज़बरदस्त क्वेश्चन और बढ़िया से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम आपकी क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जब भी पहुंचेंगी जब आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा। सो जब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपनी पढ़ाई को मक्खन बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।